बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था फिज़िक्स का, थर्मल फिज़िक्स, जिसके प्रॉब्लम्स प्रीवियस वीडियो में हमने 10.1 से लेकर 10.4 तक किए थे, जो कि सारे के सारे जो हैं वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एक्सपेंशन पर डिपेंड कर रहे थे। नाउ जो है अब हम इस वीडियो में जो करेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इनके फार्मूलाज पर डिपेंड करें। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग जो है बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो बग़ैर किसी टाइम के ज़ाया किए जो है वो तो बग़ैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 10 पॉइंट जो है वो 5 न्यूमेरिकल आपके सामने है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ 4 किलोग्राम आयरन बार फ्रॉम 20 टू द 60 सेल्सियस। कह रहा है कि हमारे पास जो है वो 4 किलोग्राम अगर आयरन हो, 4 किलोग्राम आयरन बार हो, तो हम उसका टेम्परेचर 20 से 60 की तरफ करें। मतलब 20 टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर उसका 20 हो, फिर उसके बाद हम उसे फाइनल टेम्परेचर जो है उसको 60 तक लेके जाएं। तो हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो उसको कितनी हीट की ज़रूरत होगी या वो अपने अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, हमने वो हीट मालूम करनी है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, वो हीट कितनी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा या उसको कितनी हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, टेम्परेचर राइज करने की वजह से वो अपने अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो हमने हीट निकालनी है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, एंड गिवन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 450 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, और साथ उसने आपको आयरन की जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे दी है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो है वो डाटा लिख लेते हैं। डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखें ओरिजिनल टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। पहले वाला क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर होता है, या ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट से हम उसे डिनोट करते हैं। टी नॉट कितना आ गया 20, तो मैंने 20 सेल्सियस लिख लिया। उसके बाद 60 सेल्सियस क्या है, फाइनल टेम्परेचर है, तो फाइनल टेम्परेचर लिख लिया। और हम ये भी जानते हैं कि डेल टी इक्वल होता है टी माइनस टी नॉट के। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह टी की वैल्यू पुट करें, तो टी की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो टी की वैल्यू 60 है, उसके बाद माइनस टी नॉट की जगह क्या आ जाएगा 20। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डेल टी भी निकल आया। उसके अलावा उसने कहा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 450 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो हमने लिख लिया जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन आ गया 450। अब फाइंड क्या करना है, क्यू फाइंड करना है। क्यू क्या है, हीट, जो वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो वो हमने निकालनी है क्यू। ठीक है, और उसका कैलकुलेशन तीसरी हेडिंग होती है। तो कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम किसका, यहाँ पर किसका फार्मूला है, हीट का। ठीक है, कौन सी हीट का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो वो क्या था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, Q फॉर हीट एनर्जी, M for mass of the body, and C for the specific heat capacity of the substance, and del T is the change in temperature. So हम क्या करेंगे, Q ऐसे ही रहेगा, M की जगह क्या आ जाएगा, M की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, mass की वैल्यू 4 किलोग्राम थी। सॉरी, हमने इसे डाटा के अंदर नहीं शायद लिखा, तो इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक हो गई, हमने 4 किलोग्राम जो है वो डाटा में मेंशन नहीं किया था। तो सबसे पहले हमें जो है वो 4 किलोग्राम दिया हुआ ये। ठीक है, अच्छा, तो मैथ्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 लिख लिया। सी की वैल्यू कितनी थी 450, तो 450 लिख लिया। उसके बाद ये हमारे पास 450 आ गया। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास डेल टी है, तो डेल टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अगर हम देखें तो 40 सेल्सियस आई थी, तो 40 सेल्सियस लिख लिया। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमने किलो जॉल में लिखा है। किलो के अंदर कितने होते हैं, 1000 होते हैं ना, तो 1 2 3 3 जीरो कहाँ चले गए हैं, वो 1000 में चले गए हैं। 10 की पावर 3 बन जाएगा। इसको कुछ आप इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आती, तो 72 और 1 2 3, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बन जाता है। तो आप इस 10 की पावर जो 3 होता है वो किसके बराबर होता है, किलो के। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 72 किलो जॉल। अच्छा बेटा, अब हम जो है वो 10.6 को देख लेते हैं। 10.6 के अंदर वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड
टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस टेम्परेचर। अच्छा, वो आपको कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 500 ग्राम आइस है, तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी क्या करने के लिए, इनटू द वाटर, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एट 0 सेल्सियस। अगर 0 सेल्सियस डिग्री दिया जाए तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी कि वो अपने अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्या करने के लिए, 500 ग्राम आइस को पानी में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो अपने अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा कि वो जो है वाटर में आ जाएगा 0 सेल्सियस के अंदर, तो वो हीट हमने मालूम करनी है। तो आप पास देखें ये सिंपल है कि मास कितना दिया हुआ था 500 ग्राम, ठीक है, ये आपके पास मास दिया हुआ 500 ग्राम, तो आपने मास को लिख लिया 500 ग्राम आ गया, फिर 500 को आपने 1000 से डिवाइड किया, क्यों किया है, क्योंकि आपने किलोग्राम में वैल्यू लेनी है, और किलोग्राम क्या है, किलोग्राम जो है वो यूनिट है और यही आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है, मास का। तो आपने 500 से 1000 को डिवाइड किया तो 0.5 किलोग्राम आ गया। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस का, उसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ जो वाटर है, इन दो की वैल्यूज आपकी बुक्स में दी हुई हैं और वो आपको याद करनी पड़ती हैं। वो याद करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ आइस की वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइस का जिक्र हो रहा है, आइस कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, वाटर के अंदर। तो आइस की वैल्यू क्या होगी, LF, LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो कितना होता है 3.36 × 10⁵ जॉल पर किलोग्राम, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। साथ फाइंड हमने क्या करना है जी, हाउ मच हीट, हीट निकालना है कि कितनी हीट उसे रिक्वायर्ड होगी, तो Q हमने मालूम करना है। कैलकुलेशन देखें तो आप पास ये फार्मूला होता है Q = mLF, ठीक है, Q फॉर हीट एनर्जी एंड द M इज मास एंड LF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें Q ऐसे ही रहेगा, अब मास की जगह कितनी है 0.5 वो लगाया, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ 3.3 × 10⁵, तो वो लिख लिया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 168,000 जॉल आ गए। फिर हमने इसको किलो जॉल में कर लिया। किलो जॉल में कैसे लिखा है, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं ना कि आपके पास 168 है, मल्टीप्लाई 10⁻³ लिख लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 3 0 है, तो हमने 10⁻³ में कन्वर्ट किया, और आपको पता है 10⁻³ क्या होता है 1 किलो, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह किलो डाल सकते हैं। तो ये 3 डिजिट कहाँ से लेके हैं, किलो में, और आगे क्या बचा 168 किलो जॉल, ठीक है। ये हमारे पास था 10.6 प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं 10.7 की तरफ। तो हमारे पास देखें 10.7 में क्या है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपोराइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 सेल्सियस। तो सिंपल क्या कह रहा है कि वो हीट कैलकुलेट करें कि जो हीट वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर, क्या करने के लिए 100 सेल्सियस अगर हम उस पानी को टेम्परेचर दें तो वो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को कंप्लीटली वेपोराइज कर दे। तो जब वो कंप्लीटली वेपोराइज करेगा तो वो कितनी हीट जो है वो अपने अंदर उसको रिक्वायर्ड होगी या वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से वो तमाम वाटर जो है 100 सेल्सियस टेम्परेचर होने पर तमाम वाटर जो है वेपोराइज हो जाए, तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा कि वो तमाम पानी को ही वेपोराइज कर देगा। तो बहुत सिंपल है, वो हमने निकालनी है, वो हीट हमने निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा है, 1 किलोग्राम क्या है, मैस है, तो 1 किलोग्राम मैस ले लिया। उसके अलावा हमारे पास देखें यहाँ पे वेपोराइज की बात हुई है, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहा है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में किसकी बात कर रहा है, वाटर की। तो आपने वाटर की वैल्यू भी फिक्स होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज में जो वाटर की वैल्यू होती है दैट इज 2.226 × 10⁶, दैट इज द फिक्स वैल्यू ऑफ। अच्छा, यहाँ पर ना इसका यूनिट ही मैंने लिखा, तो इसका यूनिट आ जाता है जॉल पर किलोग्राम, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास जो वैल्यू होती है फिक्स होती है, ये आपने याद करनी होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो फिर हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, तो हमने हीट निकालनी है, तो क्यू लिखा, आगे कॉमा, कैलकुलेशन में हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फॉर्मूला होता है Q = mLV। तो आप क्या करेंगे, Q ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर M की वैल्यू कितनी है, मैस की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर दी। उसके अलावा LV की वैल्यू मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू 2.26 × 10⁶ जॉल पर किलोग्राम है, तो वो वैल्यू लिख दी। जब इसको मैंने 1 से ज़रब किया तो वापस वही चीज़ आ गई। फिर अब यहाँ पर देखें कि 2.26 ऐसे ही लिखा है, 10⁶ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि 10⁶ बच्चे कहते हैं मेगा को, किसको कहते हैं, मेगा।
मेगा को हम सिंबल लेते हैं कैपिटल M, ठीक हो गया। तो आप अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, इस 10 की पावर 6 की जगह मैंने यहाँ मेगा लिख दिया, जॉल था जॉल लिख दिया। यही आपका जो है ना वो आंसर है। यहाँ पर हो जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के तमाम प्रॉब्लम्स कंप्लीट। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी जो है वो प्रॉब्लम में